जय हिंद प्यारे साथियों, मैं सूरज यादव आप सभी का स्वागत करता हूं YSG पर अर्थात योर स्टडी गाइड पर। तो फ्रेंड, जैसा कि आप सभी को पता ही होगा, कल हमने हिंदी का जो है इंट्रो वीडियो देखा था। उसमें हमने आप सभी को बताया कि किस प्रकार से हमारा सिलेबस रहेगा, किस प्रकार से हम सभी जो है हिंदी कंप्लीट हिंदी को पढ़ने वाले हैं। आप चाहे यूपी की तैयारी कर रहे हैं, यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं, या फिर बीएसएफ एससीएम की तैयारी कर रहे हैं, या फिर किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें हिंदी पूछी जाती है, तो आप सभी के लिए वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाली है। क्योंकि फ्रेंड्स, इसमें जो है आप सभी को बिल्कुल जीरो टू हीरो पढ़ाया जाएगा। आप ये देखकर अनुमान जो है नॉलेज का मत लगाइएगा। आप सभी को दोस्तों मैं जो है बिल्कुल बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक पढ़ाऊंगा। एक बार विश्वास कर जो है एक चैप्टर पढ़कर जरूर देखिएगा। चैप्टर पढ़ने के बाद आप किसी भी PYQ के बुक को उठा लीजिएगा, एक भी क्वेश्चन आप सभी का नहीं रुकने वाला है। तो जैसा कि आप सभी को पता ही होगा, कल मैंने बताया था कि जो हमारा फर्स्ट लेक्चर है और किस पर रहेगा, वर्णमाला पर रहेगा। क्योंकि हिंदी का जो है दोस्तों सबसे बेसिक जो चैप्टर होता है वो वर्णमाला होता है। अगर आप सभी को वर्णमाला पर पकड़ अच्छी बनेगी तो आगे का जो चैप्टर है उसमें आप सभी को काफ़ी ही मदद मिलने वाली है। तो चलिए अब बिना किसी देरी के पढ़ना शुरू करते हैं। अगर आप सभी ने इंट्रो वीडियो नहीं देखा तो जरूर देखिएगा, क्योंकि वहाँ से आप सभी को समझ में आएगा कि किस प्रकार से हमारा जो हिंदी का सिलेबस है चलने वाला है। तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। पहले देखते हैं वर्णमाला। आज ये हमारा लेक्चर 1 है इसका। तो वर्णमाला किसे कहते हैं, आखिर वर्णमाला क्या है, ये आपसे अगर पूछा जाए तो आप क्या बताएंगे? तो वर्णों के एक व्यवस्थित समूह को, क्या फ्रेंड्स, वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। तो वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। तो आप सभी के दिमाग में ये सवाल उठता होगा कि आखिर वर्ण किसे कहते हैं। कि जैसे मैंने बताया कि वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं, तो आप सभी के दिमाग में शायद सा क्वेश्चन उठेगा कि आखिर वर्ण किसे कहते हैं भाई। तो चलिए बताते हैं वर्ण किसे कहते हैं। उससे पहले वर्ण को जानने से पहले आप जाने अक्षर किसे कहते हैं। तो जो ध्वनि मुख से निकलकर आसमान में व्याप्त हो जाती है, जो ध्वनि मुख से निकलकर आसमान में व्याप्त हो जाती है उसे क्या कहते हैं? अक्षर कहते हैं। अब आप सभी को वर्ण की डिफिनेशन बहुत ही सिंपल लगेगी। वर्ण किसे कहते हैं? तो जो ध्वनि मुख से निकलती है उसे लिखित रूप देना ही क्या कहलाता है? वर्ण कहता है। मतलब जैसे मैंने बोला आ मैंने बोला और इसे लिख दिया, तो ये क्या हो गया? ये हमारा वर्ड हो गया। लेकिन मैंने सिंपल सा आ बोल दिया और इसे लिखा नहीं, तो ये क्या हो गया? ये वर्ड हो, ये क्या अक्षर हो गया। तो अक्षर और वर्ड में कन्फ्यूज मत होइएगा। अक्षर क्या है? तो जो ध्वनि मुख से निकलकर आसमान में व्याप्त हो जाती है उसे अक्षर कहते हैं, और जो ध्वनि मुख से निकलती है और उसे लिख दिया जाता है उसे क्या कहते हैं? अक्षर कहते हैं। अब सिंपल सा एक क्वेश्चन बनेगा यहाँ पर, जिसे मैंने नोट में लिख दिया है, इसे आप याद रखिएगा कि भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई क्या है। अगर ये आपसे से पूछा जाएगा तो आप क्या टिक करेंगे? ध्वनि टिक करेंगे। कि भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई कौन सी है? तो ध्वनि है। और भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई कौन सी है? तो आप वर्ड टिक करेंगे। यहाँ पर काफ़ी स्टूडेंट जो है डाउट में रहते हैं कि आखिर क्या होगा। ये पूछा जाएगा तो वो टिक करेंगे, वो पूछा जाएगा तो ये टिक करेंगे। तो आपको सभी को रिलैक्स मोड में ऐसे आंख बंद करना है और आप सभी को सोचना है कि भाषा की सबसे छोटी लिखित अगर पूछा जाए इकाई कौन सी है तो आप वर्ड टिक करेंगे। और भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई अगर आपसे इससे पूछा जाएगा तो आप क्या करेंगे? जो है ध्वनि टिक करेंगे। देखिएगा, अब देखते हैं कि जो हिंदी वर्णमाला है इसमें टोटल वर्ड कितने हैं। हिंदी वर्णमाला में टोटल वर्ड कितने हैं अब ये देखते हैं। तो हिंदी वर्णमाला में जो फ्रेंड टोटल जो है 52 मतलब 52 वर्ड हैं। कितने हैं? 52 वर्ड। अब इन 52 वर्डों को किस प्रकार से बांटा गया है, किस प्रकार से हम बांट कर पढ़ेंगे, कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चलिए अब इसे देखते हैं। तो इन 52 वर्डों को जो है फ्रेंड्स जो है 4 भागों में बांटा गया है। कितने भागों? 4 भागों में। पहला जो है स्वर, स्वरों की संख्या कितनी है? 11 स्वर में बांटा गया है। उसके बाद 33 व्यंजन है, 33 व्यंजनों में बांटा गया है। 4 संयुक्त स्वर में बांटा गया है, 2 अयोगवाह है और 2 उच्छिप्त हैं। यहाँ पर देख सकते हैं 11 स्वर, 33 व्यंजन, 2 अयोगवाह, ये 2 उच्छिप्त और 4 संयुक्त जो है व्यंजन में बांटा गया है।
अगर बात कर ले कि 11 स्वर कौन कौन से हैं, ये भी आपसे एक एग्जाम में पूछा जाता है कि स्वरों की संख्या कितनी है। तो स्वरों की संख्या जो है 11 है, ये आप याद रखिएगा। कौन कौन सा है, तो आ हो गया, ई, उ, री, ए, आई, ओ, आओ। यहाँ पर जो उच्चारण होता है इस पर पकड़िएगा। आ जो होता है उसमें कम समय उच्चारण में लगता है, जैसे आ बोली, और आ ये मतलब ज़्यादा समय लगता है। तो स्वरों की संख्या कुल कितनी है, तो 11 स्वरों की संख्या है। व्यंजनों की संख्या देखिए, टोटल व्यंजन कितने हैं ये आप याद रखिएगा। तो व्यंजनों की संख्या टोटल जो है 33 है। कौन कौन से हैं, का, खा, गा, घा, अंगा, चा, छा, जा, झा, इया, टा, ठा, डा, ढा, ड़ा, ता, था, दा, धा, ना, पा, फा, बा, भा, मा, या, रा, ला, वा, सा, सा और हा। ये जो है 33 व्यंजन है। आप बोलेंगे भाई जो ये स्रा हो गया, ज्ञा हो गया, त्रा हो गया, ये सब क्या है, तो ये सब भाई चलिए बात बताते हैं। तो ये जो 4 जो है संयुक्त व्यंजन है, कौन कौन से हैं, ये जो क्षत्रिय वाला छा हो गया, त्रा हो गया, ज्ञा हो गया और स्रा हो गया, ये जो है संयुक्त व्यंजन में आते हैं। किस में आते हैं, संयुक्त व्यंजन। और अगर बात कर लें जो क्षत्रिय वाला छा है, इसका मतलब सही उच्चारण क्या है, अगर ये आपसे से पूछा जाए तो आप बताएंगे कसा। क्या, कसा। क्यों कसा होता है, तो फ्रेंड्स आपसे बता दें जो क्षत्रिय वाला छा है, ये का और खट्टी सा जो सकोल वाला सा होता है, इससे मिलकर बना है, इसलिए इसका राइट उच्चारण जो होता है वो कसा होता है, ये आप याद रखिएगा। तो ये कौन सा है, ये संयुक्त व्यंजन है। और बात करें जो त्रा है, ये किससे किससे मिलकर बना है, तो ता और रा से मिलकर बना है, ये आप याद रखिएगा। और जो ज्ञा है, ये किससे मिलकर बना है, तो ज्ञा जो है जा और या से बनकर इया से मिलकर बना है। और जो स्रा है, ये किससे मिला है, तो बड़ा सा और रा से मिलकर ये बना है। बात किसकी हो गई, तो हमारे 11 स्वर हो गए, 33 व्यंजन हो गए, जो और 4 संयुक्त व्यंजन हो गए। अब बात कर लें 2 अयोगवाह कौन से हैं और 2 जो है उच्छिष्ट व्यंजन कौन से हैं। इसके लिए दोस्तों मुझे यहाँ पर ये संयुक्त व्यंजन जो है इसे मिटाना पड़ेगा, ताकि आप सभी को अच्छे से बता सकें। देखिए, आप सभी को मैंने बताया 11 स्वर हैं, 33 व्यंजन हैं, 4 संयुक्त व्यंजन हैं, इसे मैंने बता दिया। अब 2 अयोगवाह कौन कौन से हैं, तो अंग और आह, अनुस्वार और विसर्ग जो है, ये जो है अयोगवाह में आते हैं। अनुस्वार और विसर्ग जो है, ये अनुस्वार जो है अयोगवाह में आते हैं। इसे आप स्वर में काउंट नहीं करेंगे। बहुत से लोग क्या बताते हैं, 13 स्वरों की संख्या है, लेकिन तो मूल रूप से स्वरों की संख्या कितनी है फ्रेंड्स, तो 11 स्वरों की संख्या है, ये आप याद रखिएगा। उसके बाद उच्छिष्ट व्यंजन जो 2 हैं वो कौन कौन से हैं, तो जो है ढा, ढा, डा, ढा, ये अंगा और ढा वाला नहीं है, डा और ढा आप इसे बोलेंगे, क्या बोलेंगे, ढा और ढा, इसे आप बोलेंगे। ये 2 जो हैं ये उच्छिष्ट हैं, ये आप याद रखिएगा। तो मैंने अभी आप सभी को केवल क्या बताया है, वर्णमाला किसे कहते हैं, एक बार रिकॉल कर लेते हैं ताकि आप सभी को याद हो जाए। वर्णमाला किसे कहते हैं, तो वर्णों के व्यवस्थित समूह को जो है वर्णमाला कहते हैं। उसके बाद मैंने देखा वर्ण किसे कहते हैं, तो जो मुख से निकली ध्वनि अगर आसमान में व्याप्त हो जाती है तो उसे क्या कहते हैं, वर्ण कहते हैं। फिर मैंने बताया अक्षर किसे कहते हैं, तो अक्षर मुख से निकली ध्वनि को लिखित रूप ही देना जो है अक्षर कहलाता है, अक्षर उसे कहते हैं। फिर मैंने बताया आप सभी को जो है जो टोटल वर्णों की संख्या कितनी है, तो टोटल वर्णों की संख्या जो है फ्रेंड कितने बताया मैंने, तो बताया 52। फिर जो व्यंजनों को कितने भागों में बांटा मैंने, 4 भागों में, 11 स्वर में, उसके बाद 33 व्यंजन में, 2 अयोगवाह हो गए, 2 उच्छिष्ट व्यंजन हो गए और 4 संयुक्त व्यंजन हो गए। अब हम देखते हैं कि जो इतने 52 वर्ण हैं, इन्हें अब आपसे के दिमाग में आएगा, सबके दिमाग में आएगा कि भाई ये जो 52 वर्ण है इन्हें कैसे लिखा जाएगा, कौन से वर्ण पहले आएंगे, कौन से बाद में आएंगे। तो इन्हें अरेंज करने के लिए, मतलब एक क्रम में लिखने के लिए जो है यहाँ पर दोस्तों रेज कर आप सभी को बताना पड़ेगा। आप पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद मैं रेज कर दूँगा।
आशा है ले लिया होगा। अब इसे हम रेज कर कर आप सभी को लिख कर बताते हैं कि आगे मतलब कैसे हुआ, ये 52 वर्ड जो हैं हमारे, इन्हें किस प्रकार से लिखा गया, क्या क्या इसमें नियम में आए, अब उसके बारे में देखते हैं। तो चलिए अब उसे देखते हैं। तो उसे देखते करें जो ये मैंने आपसे कितना बताया टोटल वर्ड कितने हैं, तो 52 वर्ड हैं। तो इन 52 वर्डों को किस प्रकार से लिखा जाएगा इसके लिए नियम बनाया गया। किसने बनाया, तो केंद्रीय हिंदी निर्देशालय, केंद्रीय हिंदी निर्देशालय ने 1983 में, कब फ्रेंड, 1983 में जो है देवनागरी लिपि और हिंदी वर्तनी का मानकीकरण जारी किया। अब आप भी सोच रहे होंगे आखिर भाई ये क्या बता रहे हैं। तो जो मैंने आप सभी को भी टोटल कितने वर्ड बताए, 52 वर्ड बताए। और हिंदी को शुद्ध रूप में लिखना मतलब त्रुटिपूर्ण से ना लिखना, एक जो अच्छा मतलब सही तरीके से लिखने के लिए जो है हिंदी निर्देशालय एक मतलब संस्था का गठन हुआ, जिसने 1983 में बताया कि देवनागरी लिपि और हिंदी वर्तनी को किस प्रकार से लिखा जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे आखिर देवनागरी लिपि क्या है। तो देवनागरी लिपि जो है फ्रेंड्स ये हिंदी भाषा की लिपि है, ये आप याद रखिएगा। अब लिपि आप सोचेंगे लिपि क्या है, तो लिपि आप सभी को बता दें। आप यहाँ पर देख सकते हैं लिपि क्या है, लिपि बता दें, फिर उसके बाद बताते हैं लिपि क्या है। तो भाषा को लिखने के लिए जिसका प्रयोग किया जाता है, जिसका प्रयोग किया जाता है उसे लिपि कहते हैं, किया जाता है उसे जो है लिपि कहते हैं। आप इसे याद रखिएगा। जिस प्रकार से हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है, देवनागरी है। पंजाबी की गुरुमुखी है, और अंग्रेजी की क्या है, रोमन है। उर्दू की क्या है, फारसी है। ये सब क्या है, लिपि है। मतलब इन भाषाओं में इन लिपियों में इन भाषाओं को लिखा जाता है। और इसके बाद यहाँ पर देख लें मानकीकरण, मैंने क्या लिखा है, मानकीकरण। तो मानकीकरण क्या है, तो मानकीकरण यह है कि हिंदी भाषा को शुद्ध रूप जो भी लिखेगा शुद्ध रूप में लिखेगा, कोई भी मतलब किसी दूसरे रूप पर नहीं लिखेगा, मतलब अशुद्ध रूप में नहीं लिखेगा। किसने बताया, तो केंद्रीय हिंदी निर्देशालय ने 1983 में बताया। और ये क्वेश्चन आप सभी के एग्जाम में पूछा जा चुका है कि केंद्रीय हिंदी निर्देशालय ने कि देवनागरी लिपि और हिंदी वर्तनी का मानकीकरण कब जारी किया था। तो 1983 ईस्वी में किया था, ये आप याद रखिएगा। चलिए अब देखते हैं कि आखिर ये देवनागरी लिपि कौन सी है, इसे भी आप देख लें। तो इसके लिए हमें रेंज करना पड़ेगा। अब चलिए देखते हैं कि आखिर ये देवनागरी लिपि कौन सी है, किस प्रकार से लिखा जाता है। तो आप सभी को पता होगा कि यहाँ पर देखते हैं अंतरराष्ट्रीय अंक कौन कौन से हैं, ये आप देख लें। तो आप सभी ने क्या पढ़ा होगा, 1 2 3 4 5 6, ये सब कामा रहेगा 6, उसके बाद 7 8 9 और ये 10। ये मैंने जो ये
संख्या लिखी है ये अंतर्राष्ट्रीय है, मतलब पूरे विश्व में यही चल रही है। लेकिन इसे देवनागरी लिपि में किस प्रकार से लिखेंगे इसे आप देखें। तो देवनागरी में इसे कैसे लिखेंगे, इसे लिखेंगे 1, उसके बाद 2, 3, इसके बाद 4, ये कुछ ऐसे बनेगा 4, उसके बाद 5, उसके बाद ये 6, उसके बाद ये 7, 8, 9 और 1 10। ये क्या है, ये देवनागरी लिपि है। आप देख सकते हैं कि देवनागरी लिपि और अंतर्राष्ट्रीय लिपि में क्या अंतर है। तो आप सभी का ये डाउट दूर हो गया होगा कि आखिर देवनागरी लिपि कौन सी है और अंतर्राष्ट्रीय लिपि कौन सी है। अब चलिए देखते हैं कि हमारे स्वर किसे कहते हैं, व्यंजन किसे कहते हैं, ये भी चलिए देखते हैं। यहाँ से क्वेश्चन नहीं आएगा, केवल आप सभी की नॉलेज के लिए मैंने यह बता दिया, क्योंकि मैंने शुरुआत में ही आप सभी को बताया है कि आप सभी को बिल्कुल 0 to हीरो पढ़ाया जाएगा। अगर आप एक बार अच्छे से हिंदी हमसे पढ़ लेंगे तो आप सभी को दोबारा पढ़ने की कहीं से ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए अब देखते हैं कि स्वर किसे कहते हैं। स्वर किसे कहते हैं, तो जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है, उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें जो है फ्रेंड, उन्हें क्या कहते हैं, स्वर कहते हैं। अगर आपसे से उदाहरण पूछा जाए, उदाहरण कौन कौन सा है, जैसे आ, ई, उ, ये सब क्या है, ये हमारे स्वर हैं। तो जिन वर्णों का उच्चारण करने में मतलब अन्य वर्णों की सहायता न लेनी पड़ी, या फिर जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है, उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें स्वर कहते हैं। अब चलिए देखते हैं व्यंजन किसे कहते हैं। अभी दोस्तों आप सभी का बिल्कुल बेसिक चल रहा है, इसके बाद जो एग्जाम में जहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है उसे भी आप सभी को बताया जाएगा। लेकिन हम आप सभी को पहले ही वादा किए हैं, बिल्कुल बेसिक से पढ़ाएंगे तो बेसिक से ही आप सभी को बताया जाएगा। व्यंजन, तो जिन वर्णों का उच्चारण करने में अन्य वर्णों की, जिन वर्णों का उच्चारण करने में अन्य वर्णों की सहायता लेनी पड़ती है उन्हें व्यंजन कहते हैं। बिल्कुल इजी डिफिनेशन आप सभी को बताया जा रहा है, सिंपल है। स्वर किसे कहते हैं, तो जिन वर्णों का उच्चारण करने में हमें किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती है उसे स्वर कहते हैं। जैसे आ हो गया, ई हो गया, उ हो गया। फिर मैंने व्यंजन की डिफिनेशन क्या बताई, तो जिन वर्णों का उच्चारण करने में जो है हमें अन्य वर्णों की सहायता लेनी पड़ती है या फिर स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है, उन्हें क्या कहते हैं, व्यंजन कहते हैं। अब यहाँ पर आप सभी को जो है मैं उदाहरण बताता हूँ, इसका उदाहरण क्या है। तो उदाहरण जैसे हो गया का, क्या मैंने क्या बोला, का बोला ना, अंत में क्या आ रहा है, आ रहा है। देखा, फिर से एक बार बोल कर देखिए, का अंत में आ रहा है। लेकिन अगर हम इसे आप सभी को तोड़ कर दिखाएं, जैसे का मैंने बोला, तो अगर इसे तोड़ेंगे तो क्या निकलेगा, का और आ। अब इसका उच्चारण क्या होगा, का, आ नहीं निकलेगा। लेकिन यहाँ आप बोलेंगे तो इसे बोलेंगे का, इसे का। एक और देख लें, जैसे मैंने बोला खा, मैंने क्या बोला, खा बोला। अगर आप इसे तोड़ेंगे तो इसमें क्या निकलेगा, इसमें निकलेगा खा, हलंत लगेगा और आ निकल जाएगा। अब इसे क्या बोलेंगे, खा, इसे क्या बोलेंगे, खा, आ अंत में आ रहा है। लेकिन अगर आप इसमें से स्वर निकाल लेंगे तो इसमें जो है हलंत लगेगा नीचे। तो यहाँ से सिंपल आप यहीं से आप डिफिनेशन याद कर सकते हैं कि जिन वर्णों का उच्चारण करने में हमें स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है उसे क्या कहते हैं, व्यंजन कहते हैं। या फिर जिन वर्णों का उच्चारण करने में हमें अन्य वर्णों की सहायता लेनी पड़ती है उसे क्या कहते हैं, व्यंजन कहते हैं। एक यहाँ पर नोट बनाकर लिखिएगा,
नोट इम्पॉर्टेंट है आप सभी के लिए। नोट क्या है? नोट लिखिएगा अगर वर्ण के नीचे हलंत लगा होता है तो वह वर्ण आधा माना जाएगा। क्या मैंने बताया? अगर वर्ण के नीचे, जैसे ये हमारा वर्ण है, इसके नीचे क्या लगा है? हलंत लगा है, तो ये वर्ण कैसा माना जाएगा? ये आधा माना जाएगा। ये आप याद रखिएगा। अब चलिए देखते हैं कि आखिर व्यंजनों को आधा किस प्रकार से लिखा जाएगा, मतलब व्यंजनों को आधा रूप कैसे दिया जाएगा। कहीं कहीं पर आप देखे होंगे कि जैसे मैंने लिख दिया अच, क्या लिख दिया? अच, तो इसके नीचे हलंत हो गया। फिर मैंने लिख दिया दंड, यहाँ पर जो है इस प्रकार से लिख दिया। इसी प्रकार से मतलब ये किस प्रकार से लिखा जा रहा है, कहीं पर तो हलंत लग रहा है, कहीं पर जो है आधा लिखा जा रहा है, कहीं पर आप देखेंगे जैसे मैंने लिख दिया नुक्ता। अब नुक्ता में इसका थोड़ा ही कटा, ये आखिर क्यों हो रहा है? चलिए अब इसे देखते हैं कि ये किस प्रकार से व्यंजन को हम लिखते हैं, मतलब कहाँ पर आधा लिखेंगे, कहाँ पर हलंत लगाएंगे। आज ये डाउट आप सभी का दूर होने वाला है। चलिए अब उसे देखते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अब देखते हैं हम सभी जो है व्यंजनों को हम किस प्रकार से आधा लिखते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पर हमारी हेडिंग क्या है, व्यंजनों को आधा कैसे लिखें। तो पहले आप जानिए कि व्यंजनों की संख्या कितनी है। तो मैंने आपसे वो ऑलरेडी बता दिया है कि व्यंजनों की संख्या कुल कितनी है, 33 व्यंजन है। अब इस 33 व्यंजनों को हम कितने भागों में बांटते हैं, किस प्रकार से लिखेंगे, उसे आप चलिए सीखें। तो इन व्यंजनों को हम जो है 3 भागों में बांटेंगे। 2 में बांटेंगे, उसके बाद 9 में बांटेंगे, उसके बाद जो है ये 22 में बांटेंगे। जो ये 2 व्यंजन हैं, इसे आधा लिखने से पहले आप यहाँ पर सीख लीजिए। ये जो ऊपर की पाई होती है इसे क्या कहते हैं? इसे शिरोरेखा कहते हैं। क्या कहते हैं? शिरोरेखा। क्या कहते हैं फिर? शिरोरेखा। और ये जो ये खड़ी पाई होती है इसे क्या कहते हैं? इसे खड़ी पाई ही बोलते हैं। खड़ी पाई बोलते हैं या खड़ी रेखा कहते हैं। तो जो व्यंजन इस खड़ी पाई को पार करेगा, ध्यान से सुनिएगा, यहाँ से क्वेश्चन आएगा। जो व्यंजन इस खड़ी पाई को पार करेगा वो उसको किस प्रकार से लिखेंगे, इसे देखिए। तो सिंपल सी है, जो दहलीज को पार किया करेगा उसकी टांगे काट दी जाएगी। तो वही हो रहा है किसके साथ? का और सुन ये फा होगा, यहाँ पर खा नहीं होगा, ये फा होगा, फा के साथ इन्होंने क्या किया, ये पहले जैसे का कैसे लिखा है, का ऐसे लिखा है, एक खड़ी पाई है, ये है, और ये का जो है पार कर दिया। उसी प्रकार से फा जो है, फा को कैसे लिखा जाएगा? ऐसे इसने भी खड़ी पाई को पार किया। तो जो दहलीज को नागेगा उसकी टांगे काट दी जाएगी। वही क्या हुआ, इनके साथ हुआ। तो का को अगर हमें आधा लिखना है तो कैसे लिखा जाएगा? का ऐसे लिखा जाएगा और इसकी टांगे काट दी जाएगी, मतलब ये आधा इधर जो खड़ी पाई को पार किया जाएगा करेगा उसे इस प्रकार से आधा लिखेंगे। वही जो है वही तरीका जो है यहाँ पर भी, फा को ऐसे लिखेंगे और ये आधा लिख देंगे। ये 2 जो है इन्हें इस प्रकार से आधा लिखेंगे, का को और फा को इस प्रकार, क्योंकि इन्होंने क्या किया था, इन्होंने दहलीज को पार किया था। ये इन्हें जो है इस प्रकार से, और जो ये 9 व्यंजन है इन्हें किस प्रकार से हम लिखेंगे। तो इन 9 व्यंजनों को क्या कहते हैं, पहले इन्हें आप जाने तो इसे लोटिक कहते हैं। क्या? लोटिक व्यंजन। लोटिक व्यंजन, इन्हें लोटिक व्यंजन कहते हैं। तो ये जो 9 लोटिक व्यंजन है इन्हें लिखने के लिए सिंपल सा इनके नीचे जो है हलंत लगाते हैं। क्या लगाते हैं? हलंत। कौन से 9 लोटिक व्यंजन है इसे आप देख लें तो ठा हो गया, टा हो गया, ठा हो गया, डा हो गया, ढा हो गया, अंगा, रा, छ, हा, छा और दा। ये 9 जो है लोटिक व्यंजन है। इन्हें लिखने के लिए आप सिंपल इनके नीचे क्या लगाएंगे? हलंत लगाएंगे।
अब ये जो 22 बचे हैं, 22 व्यंजनों को लिखने के लिए आप किस प्रकार का प्रयोग करेंगे, मतलब कैसे लिखेंगे। तो इन 22 व्यंजनों को लिखने के लिए आप सिंपल से जो खड़ी पाई होती है इसे हटाएंगे। जिसे यहाँ पर सा है, सा को आधा लिखने के लिए आप इसके साथ की जो एक खड़ी पाई है, ये आप देख सकते हैं खड़ी पाई है, इसे आप हटा देंगे। जिसे स्वागत लिखा जाता है, स्वागत लिखा जाता है। तो क्या किया जाता है, जो सा है उसके नीचे की एक, उसके सामने की जो खड़ी पाई होती है उसे हटा दिया जाएगा। तो आज आपसे का यह डाउट दूर हो गया होगा कि मतलब कहाँ पर हम जो है आधा इस प्रकार से लिखेंगे, कहाँ पर आधा लिखने के लिए हलंत लगाएंगे, कहाँ पर आधा इस प्रकार से लिखेंगे। इसके पीछे का लॉजिक क्या था आप सभी को पता चल गया होगा। तो सिंपल सा एक बार फिर से देख लें। व्यंजन को हम, कुल व्यंजनों की संख्या 33 है, इन्हें आधा कैसे लिखें। इसके लिए हमने इसे 3 भागों में बांटा, 2 में, 9 में और 22 में। 2 में जो है इन्होंने खड़ी पाई को पार किया था, इसलिए आधा लिखने के लिए इन्हें आधा लिख दिया गया, इस प्रकार से लिखा गया। और जो लोटिक व्यंजन है इन्हें आधा लिखने के लिए इनके नीचे जो है हलंत लगाया जाता है। और 22 व्यंजन जो है इन्हें आधा लिखने के लिए सिंपल सी खड़ी पाई हटा दी जाती है एक बार। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। चलिए अब मिलते हैं वर्णमाला के नेक्स्ट लेक्चर में। अब कल के वीडियो में हम आगे देखेंगे कि वर्णमाला में जो है स्वरों को कितने भागों में बांटा गया है, स्वरों का उच्चारण स्थान क्या क्या है, इसे हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो फ्रेंड्स अगर आप सभी को वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब अभी कर लें और एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर बताइएगा कि आप सभी को वीडियो कैसा लगा। चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।